हेलो ह्यूमंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लासेस वंस अगेन। सो आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस बुक 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाओ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी उस पार्ट का। सो जाओ उसको देखो ताकि आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ पाओ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो अगर आपको याद होगा, जिसने पहली वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने जनरल असेंबली के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो जनरल असेंबली इज लाइक लोकसभा, ठीक है। इज लाइक लोकसभा के सारे मेंबर्स इकट्ठे हुए, वहां पे एक इशू को छेड़ा गया, उस इशू पे डिस्कशन हुई, डिबेट्स हुई, उसके बाद डिसीजन लिया गया। लाइक जो मेजोरिटी का डिसीजन होगा वो लिया गया। तो ऐसे ही जनरल असेंबली में सबसे पहली बात 192 मेंबर कंट्रीज हैं। हर किसी के पास एक वोट है, हर कंट्री के पास एक वोट है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया है, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं तो इंडिया का एक वोट है। अगर मेजर डिसीजंस हैं तो उनमें 1/3 मेजोरिटी होना जरूरी है। बट उसके अलावा अगर कोई डिसीजंस लेने हैं रेगुलर बेसिस पे या कुछ, तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी विल वर्क। ठीक है, तो अब जो भी डिसीजन जनरल असेंबली में लिया जाएगा जरूरी नहीं है कि वो बाइंड होगा यूएन के मेंबर्स पे। एक डिसीजन लिया गया है, ठीक है, मानना ना मानना मेंबर्स के ऊपर है। ठीक है, ये डिसीजन बाइंड नहीं होगा। उसके बाद दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन हमारा से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। जब मैं क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाऊंगी मैं उसमें जरूर आपके साथ ये चीज डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहली चीज, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं। जनरल असेंबली में 192 मेंबर्स थे, सिक्योरिटी काउंसिल में आपके पास 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10, इट मींस 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। सबसे पहले परमानेंट मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 5 इन नंबर। दूसरी चीज, इसमें कौन कौन आता है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, रशिया, फ्रांस, ये सारे हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, अब जो परमानेंट मेंबर्स है ना, उनके पास परमानेंट होने का एडवांटेज क्या है? उनके पास वीटो पावर है या वीटो राइट्स है। वीटो राइट्स अगर मैं आपको समझाऊं, फॉर एग्जाम्पल 192 नेशंस है, 192 कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं जनरल असेंबली में। तो एक डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है, एक डिसीजन पे डिस्कशन चल रहा है, 191 कंट्रीज उस डिसीजन के फेवर में है। बट अगर एक परमानेंट मेंबर, इन पांचों में से किसी एक ने भी ये बोल दिया कि ये डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा, मैं अपना वीटो पावर यूज कर रहा हूं, तो वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। उस एक की बात सुनी जाएगी, बाकी 191 मेंबर्स की बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये एडवांटेज है वीटो पावर का, जो कि सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास है। यूएस, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस, इनमें से किसी एक ने भी बोल दिया कि ये डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा, मैं अपनी वीटो पावर यूज कर रहा हूं, तो वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 हैं, ठीक है, टोटल 15 मेंबर्स थे जिनमें से 5 है परमानेंट मेंबर्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स टोटल 10 हैं। अब इनको इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली में। हर 2 साल बाद, मतलब अगर इलेक्ट हुए हैं 2 साल बाद उनका टर्म खत्म होगा और उनको री इलेक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। इलेक्शंस होंगे बट ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी का टर्म खत्म हुआ है तो अगले इलेक्शंस में री इलेक्ट हो जाएंगे। इमीडिएटली री इलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, इमीडिएटली री इलेक्ट नहीं हो सकते अपने टर्म की कंप्लीशन के बाद। इसके बाद ये दोनों जो थे, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद के जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो मैं आपको बहुत जल्दी समझा देती हूँ, क्योंकि उनके ऊपर बेसिकली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो जो आपकी बुक में इसके बारे में दिया हुआ है वो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहली चीज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाम से ही पता लग रहा है कोर्ट है, ठीक है। जितने भी क्राइम्स हो गए, डिस्प्यूट्स हो गए कंट्रीज के बीच में, वो इनके पास आते हैं। 15 जजेस हैं, हर 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए जनरल असेंबली में,
और साथ में सिक्योरिटी काउंसिल में भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए अगर उन जजेस को इलेक्ट करना है। और नीदरलैंड में है ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमारा फोर्थ प्रिंसिपल ऑर्गन है सेक्रेटेरिएट, जो कि सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हेड करते हैं और जनरल असेंबली उनको अपॉइंट करती है सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें टोटल 54 सीट्स हैं, ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है। जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। जितने भी कोऑर्डिनेशन हो गया, पॉलिसी रिव्यू हो गया, रिकमेंडेशन सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इश्यूज पे वो इस पे वर्क करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। इसके अलावा लास्ट हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन था, ठीक है, ये 1 नवंबर 1994 को सस्पेंड हो चुका था ट्रस्टीशिप काउंसिल, पर 1994 से पहले ये हमारा प्रिंसिपल ऑर्गन था, ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से जाना जाता है, और ये सस्पेंड हो चुका था 1 नवंबर 1994 में, ठीक है। इसके बाद रिफॉर्म ऑफ यूएन आफ्टर कोल्ड वॉर। देखो कोल्ड वॉर थी, ठीक है, उसके बाद कोल्ड वॉर जब खत्म हुई क्या क्या रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी, क्या चीजें हुई। सबसे पहला एनवायरनमेंट चेंज होगा तो उसके हिसाब से रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी वर्ल्ड बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में भी काफी सारे ऐसे लॉज हैं जो जिस वक्त पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे वैलिड थे, बट टाइम के साथ उनके पास चेंजेस लाने की जरूरत है हमें, ठीक है। अमेंडमेंट आते हैं, क्यों आते हैं? ताकि हम टाइम के साथ जो रेलेवेंस है उसका बढ़ा सके। टाइम के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हम उसमें रिफॉर्म्स ला सकें। तो दो तरीके के रिफॉर्म जिसपे हर कोई अग्री कर रहा था कि हाँ ये रिफॉर्म तो होने चाहिए। पहला था रिफॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, ठीक है, जो यूएन का स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, उसको चेंज करना, और जितने भी इश्यूज जो जुरिस्डिक्शन यूएन की जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं उनको रिव्यू करना, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या करें कैसे करें। हमने ये तो देख लिया कि ये रिफॉर्म्स हैं जिन पे हमें वर्क करना है, बट क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू या क्वेश्चन हमारे सामने है अब। तो सबसे पहली चीज है चेंजेस इन फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये पीछे से जो आवाज आ रही है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज इग्नोर दैट वन, ठीक है। तो चेंजेस इन फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो सबसे पहली चीज ये बोला गया कि परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनकी मेंबरशिप इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि 1945 जब से यूएन बना था तब से अब तक मेंबरशिप चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तब से परमानेंट मेंबर्स 5 ही हैं, तो ये चीज को चेंज करना चाहिए, है ना। रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अब क्या बोला जाता है कि जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है ना, परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो वेस्टर्न वैल्यूज को जताते हैं, ठीक है। उसमें इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि हर कॉन्टिनेंट से इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हो। और दूसरी चीज ये बोला गया कि फोकस करना चाहिए एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिकन कंट्रीज पे, इनको रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिलती। इसके बाद यूएन बजटरी पॉलिसीज या एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए या बोले गए कि हाँ ज़रूरी हैं स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस में चेंज लाने की। सो नाउ रियलिटीज ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 1945 में जब एवोल्यूशन हुआ यूएन का, उसके बाद एनवायरनमेंट कैसा था, हमारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटीज क्या थी। सबसे पहली चीज, बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर किनके बीच में थी? यूएस एंड यूएसएसआर, राइट।
तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, जिसकी वजह से जो दूसरी पावर थी यूएस, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के रूप में सामने आई। इसके अलावा जो आपका थर्ड पॉइंट है वो ये है कि अगर हम देखें यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के राइवल्स थे, है ना, बट जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया उसका सक्सेसर बना, तो रशिया और यूएस के बीच में रिलेशंस काफी अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। जो चाइना थी वो फास्टेस्ट एमर्जिंग इकोनॉमी या ग्रेट पावर के रूप में सामने आ रही थी। इंडिया भी ग्रो कर रहा था, इंडिया भी रैपिडली ग्रो कर रहा था। जो इकोनॉमीज थी एशिया की वो बहुत अच्छे रेट पे ग्रो कर रही थी। उसके बाद काफी सारे, अब देखो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके अंदर से ही 15 रिपब्लिक्स सामने आए, 15 कंट्रीज बन के सामने आई। तो काफी सारी नई कंट्रीज बनी जिन्होंने, किसी ने नाटो को ज्वाइन किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। तो बेसिकली काफी नई कंट्रीज एमर्ज हुई। ठीक है, अब काफी सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे, सिविल वॉर, एथनिक कन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, जिन सबसे हमें लड़ना था, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन सबसे ये कुछ चैलेंजेस थे जो हमारे सामने आए, जिन्हें हमें कन्फ्रंट करना था। ओके, अब हमने कह तो दिया कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप बढ़ानी चाहिए, है ना, ये रिफॉर्म जरूरी है। पर क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे एक कंट्री कह सकती है कि मैं एलिजिबल हूँ यूएन की परमानेंट मेंबर बनने के लिए? सबसे पहली चीज, एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना जरूरी है, मिलिट्री पावर होना जरूरी है, यूएन के बजट में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन उसका होना जरूरी है, पॉपुलेशन के टर्म में एक बिग नेशन होना चाहिए, उसके अलावा डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को वो रिस्पेक्ट करता हो और डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे, अपनी डाइवर्सिटी कल्चर को वो रिप्रेजेंट करता हो, ताकि जो काउंसिल है वो और रिप्रेजेंटेटिव बन पाए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि जरूरी है फॉलो करने, कि अगर एक कंट्री कह रही है कि मैं एलिजिबल हूं, तो इसका मतलब वो कह रही है कि मैं ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है इनको फुलफिल करता हूं, इसलिए मैं एलिजिबल हूं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अब तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट इस चैप्टर का बहुत जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करो वीडियो को। कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कुछ भी हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई इंप्रूवमेंट है जो कि बहुत है, ऑब्वियसली मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट। सो कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज let me know in the comment section. Thank you. Bye bye.